द स्टार्टअप ग्रोथ फॉर्मूला। क्या आप जानते हैं कि 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल में विफल हो जाते हैं? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इनमें से अधिकांश स्टार्टअप्स के पास अच्छे विचार नहीं होते या फिर कुछ और कारण हैं? असल में अधिकतर स्टार्टअप्स असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सही दिशा नहीं होती। सही कदम उठाना और सही रणनीतियों को अपनाना, यही है वो राज जो एक स्टार्टअप को सफलता की ओर ले जा सकता है। द स्टार्टअप ग्रोथ फॉर्मूला किताब के पहले अध्याय में यही बात ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि किसी स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले आपको क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए। अध्याय 1। जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम है विचार, आइडिया। आइडिया ही वो आधार है जिस पर आपके पूरे व्यवसाय की इमारत खड़ी होगी। मगर क्या सिर्फ एक अच्छा आइडिया पर्याप्त है? निश्चित रूप से नहीं। ये सिर्फ शुरुआत का बिंदु है। एक अच्छा आइडिया सही दिशा में परखा गया और लागू किया गया तो ही सफल हो सकता है। इस किताब के पहले अध्याय में लेखक ने बताया है कि स्टार्टअप की सफलता केवल एक बेहतरीन विचार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि उस विचार को अमल में कैसे लाया जाए। 1. बाजार का विश्लेषण, मार्केट रिसर्च। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जिस बाजार में आप कदम रखने जा रहे हैं वो कितना प्रतिस्पर्धी है। क्या उस बाजार में पहले से ही कई खिलाड़ी मौजूद हैं या फिर वहाँ अभी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है? क्या वहाँ उपभोक्ताओं की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या फिर कुछ कमी है जिसे आप पूरा कर सकते हैं? बाजार का विश्लेषण आपको इस बात का अंदाज़ा देता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा लाभ है जो आपको बाकी से अलग कर सके। ये न केवल आपको अपने उत्पाद की दिशा तय करने में मदद करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि आपका उत्पाद बाजार की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। 2. टीम का निर्माण, बिल्डिंग द टीम। किसी भी स्टार्टअप की सफलता का एक अहम हिस्सा उसकी टीम होती है। स्टार्टअप की शुरुआत में आपको सही लोगों को अपनी टीम में शामिल करना होता है। आपकी टीम में उन लोगों का होना ज़रूरी है जो आपके विचारों को समझते हैं और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। टीम का निर्माण करते वक्त ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके पास तकनीकी, व्यावसायिक और विपणन, मार्केटिंग के क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों। सही टीम के साथ आप अपने स्टार्टअप को जल्दी और प्रभावी तरीके से बढ़ा सकते हैं। 3. प्रारंभिक उत्पाद का विकास, डेवलपिंग द इनिशियल प्रोडक्ट। जब आपके पास एक स्पष्ट विचार और सही टीम हो तो अगला कदम होता है प्रारंभिक उत्पाद का निर्माण। इस बिंदु पर आपको अपने उत्पाद के शुरुआती मॉडल को तैयार करने की ज़रूरत होती है। ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP हो सकता है जिसे आप ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। MVP का उद्देश्य ये समझना होता है कि आपका उत्पाद ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। ये उत्पाद का शुरुआती संस्करण होता है जिसे आप लगातार सुधार सकते हैं। 4. ग्राहकों का अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस। किसी भी स्टार्टअप के लिए ग्राहक का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके ग्राहक का अनुभव खराब रहेगा तो वो कभी आपके उत्पाद को फिर से नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा ग्राहकों के अनुभव का सीधा प्रभाव आपके ब्रांड की छवि पर भी पड़ता है। पहले चरण में ही आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को आपके उत्पाद या सेवा के बारे में कोई भी नकारात्मक अनुभव ना हो। इसके लिए आपकी टीम को कड़ी मेहनत करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। 5. शुरुआत में ही निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अधिकांश स्टार्टअप्स को शुरुआत में निवेश की ज़रूरत होती है, चाहे वो व्यक्तिगत निवेश हो या फिर किसी बाहरी निवेशक से फंडिंग प्राप्त करना हो। इस बिंदु पर निवेश एक अहम पहलू बन जाता है। लेखक का मानना है कि निवेश के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करना ज़रूरी है। क्या आपको स्टार्टअप के पहले दौर में बाहरी निवेशक की ज़रूरत है? क्या आप फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक क्राउड फंडिंग अभियान चला सकते हैं? इन सभी सवालों का सही जवाब आपको स्टार्टअप की दिशा और कार्यशैली को समझते हुए देना होगा। 6. लगातार सुधार और अनुकूलन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड अडैप्टेशन। स्टार्टअप की शुरुआत के बाद आपको अपने विचारों और रणनीतियों को लगातार सुधारते रहना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पहले प्रयास से ही सफलता मिले। शुरुआत में बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको लचीलापन और सुधार की भावना रखनी होगी। हमेशा नए विचारों को अपनाने और पुराने तरीके को बदलने का तैयार रहना चाहिए। 7. सही समय पर सही निर्णय लेना, मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम।
जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको कई फैसले लेने होते हैं। इनमें से कुछ फैसले छोटे हो सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े और निर्णायक होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना ये एक कला है जिसे हर स्टार्टअप को सीखना चाहिए। यदि आप समय पर सही कदम नहीं उठाते तो आप अपने स्टार्टअप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 8. खुद पर विश्वास और संघर्ष। बिलीव इन योरसेल्फ एंड परसिवेरेंस। स्टार्टअप की यात्रा बहुत कठिन हो सकती है। बहुत सी बार आपको निराशा और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेखक ने ये भी बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने लक्ष्य और अपने आइडिया पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, तब तक सफलता की राह हमेशा खुली रहती है। इस पहले अध्याय में हमने देखा कि स्टार्टअप की शुरुआत के दौरान सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो बाजार का विश्लेषण हो, सही टीम का निर्माण हो या उत्पाद का विकास। इन सभी पहलुओं को सही तरीके से समझकर और लागू करके ही आप अपने स्टार्टअप को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। शुरुआत में ही यदि आप सही कदम उठाते हैं तो आपका स्टार्टअप सफलता की ओर अग्रसर होगा। अध्याय 2। स्टार्टअप की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसके उत्पाद या सेवा में निहित होता है। क्या आपका उत्पाद वाकई ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर रहा है? क्या वो बाजार में पहले से मौजूद विकल्पों से बेहतर है? यदि नहीं, तो आपको इसे सुधारने की आवश्यकता है। द स्टार्टअप ग्रोथ फॉर्मूला के दूसरे अध्याय में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि अपने उत्पाद का विकास और उसे निरंतर सुधारना स्टार्टअप की सफलता के लिए कितनी अहम भूमिका निभाता है। ये अध्याय स्टार्टअप के पहले चरण में ही ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर केंद्रित है कि आपका उत्पाद बाजार में सफल हो। 1. MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, न्यूनतम कार्यशील उत्पाद। जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने उत्पाद का एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP तैयार करना होता है। ये उत्पाद का सबसे प्रारंभिक यानी सबसे शुरुआती वर्जन होता है, जिसमें बस वही सबसे ज़रूरी फीचर्स होते हैं जो ग्राहक की समस्याओं का समाधान करते हैं। MVP का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप एक परफेक्ट उत्पाद तैयार करें, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें और ये समझ सकें कि क्या आपका उत्पाद वाकई उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक प्रकार से बाजार परीक्षण होता है। यदि आप अपनी पूरी उत्पाद लाइन तैयार करने से पहले ही एक MVP बनाकर उसे बाजार में लॉन्च करते हैं, तो आप जल्द ही ये जान सकते हैं कि क्या आपका विचार ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। इससे आप समय और संसाधन दोनों बचाते हैं। 2. ग्राहक प्रतिक्रिया, कस्टमर फीडबैक। किसी भी स्टार्टअप के लिए ग्राहक की प्रतिक्रिया सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इस बारे में सोचना होगा कि ग्राहक आपके उत्पाद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे इससे संतुष्ट हैं और क्या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। ग्राहक प्रतिक्रिया आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके उत्पाद में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। लेखक ने इस बारे में बताया है कि किस तरह से आप अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों से फीडबैक ले सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया, सर्वेक्षण और ग्राहक सहायता सेवाओं के जरिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने की विधियां शामिल हैं। सही प्रतिक्रिया से आपको अपने उत्पाद को अनुकूलित करने की दिशा मिलती है। 3. उत्पाद के फीचर्स का चयन, सिलेक्टिंग प्रोडक्ट फीचर्स। हर स्टार्टअप की कोशिश होती है कि उनका उत्पाद सबसे बेहतर हो, लेकिन क्या वो हर फीचर जोड़े जाने योग्य होता है? ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्पाद के उन फीचर्स को पहचानें जो ग्राहकों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से स्टार्टअप्स शुरुआत में ही अपने उत्पाद में बहुत से फीचर्स जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनका ध्यान बंट सकता है और वे अपने मुख्य उद्देश्य से भटक सकते हैं। लेखक का कहना है कि आपको सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि आपके उत्पाद के कौन से फीचर्स वास्तव में ग्राहकों के लिए मूल्यवान हैं और उनका जीवन आसान बना सकते हैं। उसके बाद इन्हीं महत्वपूर्ण फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करें। अधिकतर मामलों में कम ज्यादा है, यानी जितना सरल उत्पाद होगा उतना ही ग्राहकों के लिए उपयोगी होगा। 4. प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, कंपेटिटिव एनालिसिस। अपने उत्पाद का विकास करते समय ये समझना जरूरी है कि आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने उत्पाद को उसी बाजार में उतार रहे हैं जहां पहले से ही कई प्रतिस्पर्धी मौजूद हैं, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके उत्पाद में ऐसा क्या खास है जो ग्राहकों को आकर्षित करेगा। लेखक ने इस अध्याय में ये बताया है कि प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करते वक्त ये देखना चाहिए कि वे कौन से फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, उनके उत्पाद की ताकत क्या है और किस तरह से ग्राहक उनके उत्पाद को देख रहे हैं। इसके बाद आपको अपने उत्पाद के विशिष्ट बिंदुओं को उजागर करना होता है ताकि ग्राहकों को ये समझ में आए कि आपका उत्पाद क्यों बेहतर है। 5. उत्पाद को निरंतर अनुकूलित करना, कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। एक बार जब आपने अपने उत्पाद को बाजार में लॉन्च कर दिया तो इसे स्थिर नहीं छोड़ सकते।
निरंतर सुधार और अनुकूलन ही आपको बाजार में बने रहने में मदद करता है। किसी भी स्टार्टअप के लिए ये ज़रूरी है कि वो समय समय पर अपने उत्पाद में सुधार करता रहे। ये सुधार ग्राहक की ज़रूरतों, नई तकनीकों और बाजार के रुझानों के आधार पर किया जाना चाहिए। लेखक का कहना है कि इस दौरान ग्राहकों की प्रतिक्रिया को लगातार ट्रैक करना, नई तकनीकों और उत्पाद विकास की प्रक्रिया को समझना और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप बाजार में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने उत्पाद को लगातार बेहतर बनाना होगा। 6 उत्पाद की मूल्य प्रस्थापना, वैल्यू प्रॉपोजिशन। किसी भी उत्पाद की सफलता उसके मूल्य प्रस्थापना, वैल्यू प्रॉपोजिशन पर निर्भर करती है। क्या आपका उत्पाद किसी ग्राहक के लिए किसी विशेष समस्या का समाधान करता है? क्या ये उन्हें किसी प्रकार से बेहतर अनुभव देता है? इस बात को स्पष्ट रूप से जानना और उसे ग्राहकों के सामने पेश करना बेहद ज़रूरी है। लेखक ने ये बताया है कि एक मजबूत मूल्य प्रस्थापना ग्राहकों को ये समझाने में मदद करती है कि आपका उत्पाद उनके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपनी मूल्य प्रस्थापना को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो ये आपको प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है और आपके उत्पाद को ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। 7. उत्पाद की सफलता को मापना, मेजरिंग प्रोडक्ट सक्सेस। किसी उत्पाद की सफलता को मापने के लिए आपको सही मापदंडों का चयन करना होता है। क्या आप उत्पाद के बिक्री आंकड़ों को ट्रैक कर रहे हैं या ग्राहक की संतुष्टि और अनुभव को भी माप रहे हैं? इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये तय करना होता है कि उत्पाद की सफलता को कैसे मापा जाएगा। लेखक ने इस बारे में बात की है कि किस तरह से आप ग्राहक संतुष्टि सर्वे, बिक्री आंकड़े और ग्राहकों की वफादारी के आधार पर अपने उत्पाद की सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि किसी उत्पाद का विकास सिर्फ एक बार का काम नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर बदलाव और सुधार की ज़रूरत होती है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP से लेकर ग्राहक प्रतिक्रिया और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण तक हर कदम महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने उत्पाद को लगातार सुधारते रहेंगे और ग्राहकों की ज़रूरतों को समझेंगे तो सफलता आपके करीब होगी। अध्याय 3। किसी स्टार्टअप का सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि उसका उत्पाद हर किसी के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप सबको बेचने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को ठीक से नहीं बेच पाएंगे। द स्टार्टअप ग्रोथ फॉर्मूला का 3रा अध्याय इसी भ्रम को तोड़ता है और ये सिखाता है कि स्टार्टअप की असली ताकत तब सामने आती है जब वो अपने आदर्श ग्राहक, आइडियल कस्टमर को पहचान लेता है। स्टार्टअप को तभी असली बढ़त मिलती है जब वो जानता है कि उसका ग्राहक कौन है, वो कहाँ रहता है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी सोच कैसी है और वो कैसे निर्णय लेता है। इस अध्याय में लेखक आपको एक सटीक प्रणाली देता है जिससे आप अपने सही टारगेट ऑडियंस को चिन्हित कर सकें और उनसे गहराई से जुड़ सकें। सबसे पहले लेखक एक कठोर लेकिन सच्ची बात कहते हैं। यदि आप अपने ग्राहक को नहीं समझते तो आप उनका विश्वास नहीं जीत सकते। ग्राहक केवल तभी खरीदता है जब उसे लगे कि आप उसकी बात समझते हैं, उसकी भाषा बोलते हैं और उसकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसलिए पहला कदम है ग्राहक प्रोफाइलिंग। इसका मतलब है अपने आदर्श ग्राहक का विस्तृत चित्र बनाना। लेखक इसे कस्टमर अवतार कहते हैं। इसमें शामिल होते हैं उम्र, लिंग, स्थान, शिक्षा स्तर, आमदनी, रुचियां, खरीदने की आदतें। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक फ्रीलांसिंग कोर्स बेचते हैं, तो आपका आदर्श ग्राहक शायद 22 से 35 साल का युवा हो सकता है जो कॉर्पोरेट जॉब से थक चुका है और अब अपनी आज़ादी चाहता है। वो इंटरनेट पर सक्रिय है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जानकारी लेता है और नए विकल्पों की तलाश में है। अगर आप उसकी इस मानसिक स्थिति को समझ लेते हैं तो आपका मार्केटिंग संदेश भी उसी भाषा में होगा। अपने सपनों की फ्रीलांस लाइफ शुरू करें आज ही। अब अगला चरण आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपका ग्राहक रोज किस समस्या से जूझता है? लेखक कहते हैं कि हर खरीद का मूल कारण किसी समस्या को हल करना होता है। स्टार्टअप्स अक्सर अपने समाधान के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें ग्राहक की समस्या से शुरुआत करनी चाहिए। अगर ग्राहक को लगता है कि आप उसकी समस्या समझते हैं, तो वो आपके समाधान को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि सफल स्टार्टअप्स केवल क्या बेचते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, वो ये भी जानते हैं कि किसे बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। लेखक इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा साझा करते हैं, मार्केट टू माइंडसेट नॉट डेमोग्राफिक्स, यानी केवल ग्राहक की उम्र, स्थान या आय से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी मानसिक स्थिति क्या है। क्या वो डर में है? क्या उसे बदलाव की तलाश है? क्या वो बोर हो चुका है या प्रेरित होना चाहता है? आप जब ग्राहक की मनोस्थिति को समझ लेते हैं तभी आप उसे गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राहक से जुड़ने की।
जब आप ग्राहक को समझते हैं तो आप उस भाषा में बात कर सकते हैं जो उसके दिल को छूती है। उदाहरण के लिए, अगर आप छोटे व्यवसायों के लिए एक फाइनेंस ऐप बना रहे हैं तो आपकी भाषा होनी चाहिए वो ही खाते की झंझट से मुक्ति पाएं, अब हर खर्चा एक क्लिक में ट्रैक करें। ये संदेश तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक है, क्योंकि आपका ग्राहक डरा हुआ है कि कहीं उसका हिसाब गड़बड़ ना हो जाए। अगली प्रक्रिया है ग्राहक से संवाद करना और परीक्षण करना। लेखक कहते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके ग्राहकों से बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। उनसे पूछें, आपको क्या चाहिए? आप इस समय किससे परेशान हैं? आप किस तरह के समाधान ढूंढते हैं? इस तरह की बातचीत से न केवल आपको इनसाइट्स मिलते हैं, बल्कि ग्राहकों के शब्दों में वो भाषा भी मिलती है जिसे आप बाद में अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि केवल ऑनलाइन आंकड़ों और सर्वेक्षणों पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। आपको ज़मीन पर उतरकर लोगों से बातचीत करनी होगी, भले वो कॉल हो, मीटिंग हो या सोशल मीडिया चैट। जितना अधिक आप ग्राहक की वास्तविकता से जुड़ते हैं, उतना ही सटीक आपका उत्पाद और मार्केटिंग होता है। फिर लेखक एक चेतावनी भी देते हैं, हर कोई आपका ग्राहक नहीं है। शुरुआत में ये बात कड़वी लग सकती है क्योंकि आपको हर बिक्री की ज़रूरत होती है, लेकिन दीर्घकाल में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जब आप जानते हैं कि किन लोगों के साथ काम नहीं करना है, तो आप अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा को केवल उन ग्राहकों पर केंद्रित कर पाते हैं जो वाकई आपके उत्पाद से लाभ उठा सकते हैं और आपको आगे बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय का सार है, ग्राहक की गहराई से समझ ही असली ग्रोथ है। अगर आप समझते हैं कि आपका ग्राहक क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है और क्या चाहता है, तो आपके लिए बेचना आसान नहीं बल्कि स्वाभाविक बन जाएगा। क्या आप तैयार हैं ऐसे ग्राहकों को खोजने के लिए जो आपके उत्पाद को देखकर कहें, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था? यही है एक सफल स्टार्टअप की पहचान, ना कि वो जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा समझ पाए। अध्याय 4, स्टार्टअप की दुनिया में असफलता का एक बड़ा कारण है धुंधला या भ्रमित करने वाला ऑफर। अधिकतर संस्थापक ये सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट शानदार है तो ग्राहक खुद ही आ जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राहक की दिलचस्पी प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उस वैल्यू में होती है जो वो उससे हासिल करेगा। यही बात यह अध्याय साफ करता है। आपका ऑफर किसी तकनीक का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की पेशकश होनी चाहिए। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण सवाल से करते हैं, आपका ग्राहक आपके ऑफर से क्या हासिल करता है? अगर आप इस सवाल का जवाब 3 सेकंड में नहीं दे सकते, तो आपका ऑफर कमजोर है। इसीलिए लेखक एक शक्तिशाली सिद्धांत पेश करते हैं, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय आउटकम्स। यानी लोग किसी सॉफ्टवेयर, किताब या कोर्स को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनके जीवन में कोई स्पष्ट और वांछनीय बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस ऐप बनाते हैं तो आप ये ना कहें कि हमारे पास 100 वर्कआउट्स हैं, बल्कि कहें हर दिन सिर्फ 15 मिनट में अपनी पेट की चर्बी से छुटकारा पाएं बिना जिम जाए। यहाँ ग्राहक को रिजल्ट दिख रहा है, यही एक इरिजिस्टिबल ऑफर की पहचान होती है। लेखक ऑफर को 3 भागों में तोड़ते हैं। एक, डिजायर्ड रिजल्ट, ग्राहक क्या चाहता है। दूसरा, टाइम फ्रेम, वो उसे कितनी जल्दी चाहिए। 3, ई, क्या उसे बिना ज्यादा मेहनत के मिलेगा। जब आपका ऑफर इन तीनों में फिट बैठता है, तब ग्राहक बिना ज्यादा सोच विचार किए हाँ कहता है। अब बात करते हैं स्टार्टअप द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती की, ज्यादा सुविधाएं, फीचर्स बताना लेकिन फ़ायदा बेनिफिट नहीं समझाना। एक नए बिजनेस को अक्सर लगता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की सारी खूबियां बता देंगे तो ग्राहक प्रभावित हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राहक को सुविधा नहीं चाहिए, उसे तो परिणाम चाहिए। मान लीजिए आप एक बुक समरी ऐप बनाते हैं। अगर आप ये कहते हैं हमारे पास 1000 किताबों की समरी है, तो ये एक फीचर है। लेकिन अगर आप कहते हैं हर हफ्ते एक नई समरी सुने और अपने सोचने के तरीके को बदल डाले, तो ये एक वादा है, एक परिवर्तन है और ग्राहक इसी पर प्रतिक्रिया देता है। एक दमदार ऑफर बनाने के लिए लेखक एक फॉर्मूला भी देते हैं। मैं मदद लक्ष्य ग्राहक को विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने में विशिष्ट समय में बिना सामान्य दर्द के पूरा कर सकता है। उदाहरण, मैं बिजनेस कोचेस को 30 दिनों में उनका पहला हाई टिकट क्लाइंट दिलाने में मदद करता हूं बिना किसी पेड ऐड के। ये सुनते ही अगर आप उस टारगेट ग्राहक हैं तो आप रुक जाते हैं, क्योंकि ये वादा सीधा आपके दर्द और चाहत से जुड़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि दमदार ऑफर सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उस सच्ची समझ का परिणाम होता है जो आपने ग्राहक से बातचीत करके हासिल की होती है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था, जब आप ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चाहत को जानते हैं, तब आप वैसा वादा कर सकते हैं जो असली लगे और विश्वसनीय हो।
इसके बाद लेखक बताते हैं कि एक इररेजिस्टिबल ऑफर में बोनस और गारंटी का भी बड़ा रोल होता है। ये दो तत्व ग्राहक के दिमाग में चल रहे डर को शांत करते हैं। बोनस मुख्य ऑफर को और आकर्षक बनाता है। उदाहरण, अगर आप एक कोर्स बेच रहे हैं तो उसके साथ एक फ्री 1 से 1 सेशन जोड़ देना। ग्राहक को लगेगा कि वह अधिक मूल्य प्राप्त कर रहा है। गारंटी ग्राहक के क्या ये सच में काम करेगा जैसे संदेह को मिटाती है। जब आप कहते हैं अगर आपको 30 दिन में फर्क ना दिखे तो 100% रिफंड मिलेगा, तो ग्राहक के लिए जोखिम शून्य हो जाता है। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि गारंटी देने से डरो मत। अगर आपका ऑफर सच्चा है और आपने सही ग्राहकों को टारगेट किया है तो बहुत कम लोग वापसी करेंगे, बल्कि इससे आपकी विश्वसनीयता और बिक्री दोनों बढ़ेगी। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं। ऑफर वो आईना है जिसमें ग्राहक अपना भविष्य देखता है। अगर वो भविष्य उसे पसंद आया, अगर उसे वहां एक बेहतर जीवन, कम संघर्ष और अधिक संतुष्टि दिखी, तो वह खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएगा। तो अगली बार जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचें तो ये मत बताइए कि वह क्या करता है, बल्कि ये दिखाइए कि ग्राहक उससे कौन बन सकता है, क्योंकि असली वैल्यू वही है जहां ग्राहक को अपना बेहतर रूप दिखे और यकीन हो जाए कि आप उसे वहां पहुंचा सकते हैं। अध्याय 5। हर स्टार्टअप ऐप पहले दिन से ट्रैफिक के पीछे भागता है। सोचते हैं कि अगर 1000 लोग वेबसाइट पर आएंगे तो 10 खरीदेंगे, अगर 10,000 लोग आएंगे तो 100 ग्राहक बनेंगे। लेकिन यही सोच उन्हें थका देती है, क्योंकि ट्रैफिक महंगा है, अनप्रिडिक्टेबल है और हर कोई उसमें माहिर नहीं होता। इस अध्याय की शुरुआत लेखक एक झकझोरने वाले सवाल से करते हैं। क्या होगा अगर आपके पास हर महीने सिर्फ 100 लोग आते हों लेकिन उनमें से 30 लोग खरीद लें? क्या वाकई आपको लाखों क्लिक की ज़रूरत है? लेखक कहते हैं कि शुरुआती स्टार्टअप्स के लिए ट्रैफिक की मात्रा नहीं, कन्वर्जन की गुणवत्ता मायने रखती है। शुरुआत में ना तो आपके पास बड़ा बजट होता है, ना ही ब्रांड का भरोसा। ऐसे में ट्रैफिक बटोरने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें समझना जो पहले से आ रहे हैं। कई संस्थापक ये सोचकर रात दिन एसईओ, इंस्टाग्राम रील्स या गूगल एड्स में लगे रहते हैं कि एक दिन उनका ट्रैफिक फट पड़ेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि उनकी कन्वर्जन मशीन ही टूटी हुई होती है। यानी जो लोग आ भी रहे हैं वो कस्टमर नहीं बन पा रहे। लेखक एक सिंपल टेस्ट सुझाते हैं। अगर 100 में से 3 लोग भी ग्राहक नहीं बन रहे तो ट्रैफिक बढ़ाने से पहले कन्वर्जन सुधारो। इसके लिए लेखक कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझाते हैं। 1. लोगों को हाँ कहने के लिए कारण चाहिए। एक ऑफर तभी कन्वर्ट करता है जब वो सामने वाले के माइंड में कोई मजबूत कारण छोड़ जाए, इसलिए मुझे इसे अब भी खरीदना चाहिए। यह कारण या तो बेनिफिट ड्रिवन हो सकता है, इससे मेरा जीवन आसान होगा, या फियर ड्रिवन, अगर अभी नहीं लिया तो मुझे नुकसान हो सकता है। 2. लोगों को स्पष्टता चाहिए, ना कि रचनात्मकता। संस्थापक अक्सर बहुत क्रिएटिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर, डिजिटल एम्पावरमेंट सोल्यूशन जैसी बातें। लेकिन ग्राहक केवल एक चीज़ जानना चाहता है कि क्या ये मेरी समस्या हल कर सकता है। स्पष्ट शब्द जैसे फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स गाइड, 6 सप्ताह में वजन कम करने का प्लान सीधे ग्राहक के दिमाग में उतरते हैं और कन्वर्जन बढ़ाते हैं। 3. लोगों को सामाजिक प्रमाण चाहिए, यानी वो जानना चाहते हैं कि औरों ने इसे लेकर क्या अनुभव किया है। अगर किसी चीज़ को दूसरों ने खरीदा और सराहा है तो नया ग्राहक भी उस पर भरोसा करता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि शुरुआत में हर ग्राहक से फीडबैक और टेस्टिमोनियल लो, भले ही वो वीडियो में ना हो, टेक्स्ट में हो, लेकिन दिल से हो। वो लाइनें आपके कन्वर्जन को 10 गुना कर सकती हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जब तक आप अपनी वेबसाइट, लैंडिंग पेज या ऑफर पर लोगों को समझ में आने वाला वादा नहीं दिखा पाते, तब तक ज़्यादा ट्रैफिक आपके काम नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आप 50 लोगों के साथ एक से एक बातचीत करें, उन्हें प्रोडक्ट दिखाएं, उनकी आपत्तियां समझें और फिर अपनी भाषा, वादा और ऑफर को निखारें। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण रूपक मेटाफर सामने आता है। कन्वर्जन एक दरवाज़ा है जिसे खोलने के लिए सही चाबी चाहिए। ट्रैफिक उस दरवाजे के सामने खड़े लोग हैं, लेकिन अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो चाहे कितने भी लोग आएं वो अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेखक 3 स्टेप्स में कन्वर्जन सुधारने की रणनीति देते हैं। स्टेप 1, बातचीत करो, अनुमान मत करो। लोगों से पूछो कि उन्हें क्या रोक रहा है खरीदने से। उनका जवाब ही आपकी कॉपी का हिस्सा बनना चाहिए। स्टेप 2, सबसे बड़ा फायदा सबसे पहले दिखाओ। आपके लैंडिंग पेज का पहला वाक्य ही इतना दमदार होना चाहिए कि पढ़ने वाला रुक जाए। स्टेप 3, जादू नहीं, सबूत दो। ग्राहक को अपने फैसले के लिए तर्क चाहिए। क्यों ये सही है? क्या ये मेरे लिए काम करेगा? क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? अगर आप इन्हें स्पष्टता, गारंटी और प्रमाण से संतुष्ट करते हैं तो वो हाँ कह देगा। लेखक बताते हैं कि ये कन्वर्जन प्रक्रिया सिर्फ वेबसाइट पर लागू नहीं होती, ये आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियो के स्क्रिप्ट, ईमेल और सेल्स कॉल्स में सब में काम करती है। जब तक आप क्या कह रहे हैं को सुधार नहीं लेते, कहाँ कह रहे हैं का कोई फायदा नहीं। अध्याय के अंत में लेखक एक जबरदस्त बात कहते हैं। ट्रैफिक एक नदी है, कन्वर्जन एक बाल्टी। जब तक बाल्टी में छेद है, पानी कितना भी आए भरेगा नहीं। तो अगली बार जब आप मार्केटिंग करने जाएं तो पहले बाल्टी को कस लें, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब कम लोग भी पूरी दिलचस्पी से आपको सुनते हैं और हाँ कहते हैं।
अध्याय 6। हर स्टार्टअप की शुरुआत में संस्थापक सब कुछ खुद करता है। वो ग्राहक से बात करता है, ईमेल लिखता है, सोशल मीडिया चलाता है, सेल्स कॉल करता है और कभी-कभी वेबसाइट को कोड भी कर रहा होता है। शुरुआत में ये ज़रूरी है, लेकिन यही आदत बाद में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेखक कहते हैं, जब संस्थापक ही हर काम का हीरो होता है, तब कंपनी एक सिस्टम नहीं, एक इंसान पर चलती है, और इंसान कभी स्केलेबल नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से स्टार्टअप शुरुआत में बढ़ते हैं, लेकिन 10 ग्राहक से 100 ग्राहक तक पहुंचते ही सब टूटना लगता है, क्योंकि वहां एक सिस्टम की कमी होती है। इस अध्याय में लेखक एक चौंकाने वाली बात साझा करते हैं। एक असली बिजनेस वो नहीं होता जो बिना संस्थापक के नहीं चल सकता। असली बिजनेस वो होता है जो संस्थापक के बिना भी बड़े आराम से चलता रहे। तो सवाल उठता है, ऐसा कैसे करें? कैसे कंपनी को इस तरह बनाएं कि वो हमारे बिना भी चले और तेजी से बढ़े? लेखक इसके लिए 3 स्तरों की रणनीति बताते हैं। पहला स्तर, रिपीटेबल प्रोसेस बनाओ। हर बार एक ही काम को बार बार नए तरीके से करना थकाने वाला और रिस्क से भरा होता है। इसके बजाय उस काम के लिए एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाओ। जैसे ग्राहक को ऑनबोर्ड कैसे करना है, रिफंड की स्थिति में क्या प्रक्रिया है, नया सोशल मीडिया पोस्ट कब, कैसे और कौन बनाएगा। ये सब चीज़ें प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स में लिखी जा सकती हैं, गूगल डॉक्स या नोशन में। इससे नए लोग भी आकर बिना रुकावट के काम कर सकते हैं। दूसरा स्तर, सिस्टम चलाने के लिए सही लोग लाओ। अक्सर फाउंडर सोचते हैं कि कोई और मेरे जैसा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन लेखक इसे हीरो सिंड्रोम कहते हैं। सच्चाई यह है कि अगर आप 70% भी अच्छा काम करने वाला सही इंसान चुन ले और उसे एक बढ़िया प्रोसेस दें, तो वो समय के साथ 90% तक पहुंच सकता है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि लोग परफेक्ट हो, बल्कि ये कि सिस्टम इतना क्लियर हो कि वो परफॉर्म कर सके। तीसरा स्तर, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हर ऐसा काम जो बार बार होता है और जिसमें इंसानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे ईमेल वेलकम सीक्वेंस, कन्वर्ट किट या मेलचिम्प से, पेमेंट और इनवॉइस जनरेशन, रेजर पे या स्ट्राइप से, अपॉइंटमेंट बुकिंग, कैलेंडली से। लेखक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को एक बार सेट करने में समय लगता है, लेकिन ये आपको हर महीने दर्जनों घंटे बचा सकती है। और यही बचा हुआ समय आपको असली ग्रोथ में लगाना चाहिए, प्रोडक्ट सुधारने में, ग्राहकों से बात करने में, नई मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने में। अध्याय के बीच में लेखक एक दिलचस्प स्टोरी बताते हैं, एक SaaS फाउंडर की जो हर दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करता था, लेकिन जैसे ही उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs बनाना शुरू किया, 2 महीने में उसका काम का समय आधा हो गया और उसकी कंपनी की सेल्स 2 गुनी। क्यों? क्योंकि अब वो अपने काम की बजाय कंपनी की सोच पर काम करने लगा था। लेखक समझाते हैं कि स्टार्टअप में संस्थापक का रोल 2 फेज में बटा होता है। डूअर फेज, करने वाला, जहां हर काम खुद किया जाता है। डिजाइनर फेज, डिजाइन करने वाला, जहां वो सिस्टम बनाता है, लोगों को ट्रेन करता है और कंपनी को ग्रोथ की दिशा देता है। सफल संस्थापक वही होता है जो समय रहते डूअर से डिजाइनर बन जाए। लेखक 3 मजबूत संकेत बताते हैं कि आपको अब सिस्टम बनाने की जरूरत है। आप बार बार एक ही सवाल के जवाब दे रहे हैं, एक काम करने में हर बार ज्यादा समय लग रहा है, आपकी टीम बिना आपके बताए आगे नहीं बढ़ पाती। इस अध्याय में एक बेहद जरूरी चेतावनी भी दी जाती है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप ही सिस्टम बन जाएंगे, यानी कंपनी तभी चलेगी जब आप वहां होंगे। और इसका मतलब है, आप कभी छुट्टी नहीं ले सकते, बीमार नहीं पड़ सकते और आपकी ग्रोथ भी आपकी सीमाओं में कैद हो जाएगी। लेखक अंत में कहते हैं, हीरो बनने से स्केलेबल बनने में कोई गलत बात नहीं है। फर्क बस इतना है कि हीरो एक बार में एक जान बचाता है और स्केलेबल सिस्टम हजारों का फायदा देता है, हर दिन हर बार। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप एक असली बिजनेस बने, तो हर काम में खुद को झोंकने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी चले और आपकी तरह ही अच्छा चले। क्या आप भी अब हीरो से सिस्टम क्रिएटर बनने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7। क्या आपने कभी कोई आइडिया सोचकर इतना एक्साइटेड महसूस किया है कि लगा यही है वो बड़ा मौका? फिर आपने उस आइडिया पर काम किया, वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया बनाया, पैसा लगाया और जब प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सब चुप, ना कोई खरीदार, ना लाइक्स, ना सेल्स। लेखक इसे कहते हैं फैंटेसी फाउंडर सिंड्रोम, यानी वो संस्थापक जो अपने मन के सपनों में इतना खो जाता है कि उसे असली ग्राहक की ज़रूरतें सुनाई ही नहीं देती। इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाली लाइन से होती है, आपका आइडिया उतना अच्छा नहीं है जब तक ग्राहक उसे अपना पैसा देने लायक ना माने। बहुत से स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जो बनाते हैं उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। और ये गलती इसलिए होती है क्योंकि फाउंडर ग्राहकों से बात ही नहीं करता। वो सोचता है मुझे सब पता है, मैं ही मार्केट हूँ। लेखक यहाँ एक बेहद ज़रूरी बदलाव की बात करते हैं, बनाने से पहले सुनो, फिर बनाओ, फिर दोबारा सुनो। ग्राहक ही असली मास्टर है
और अगर आप लगातार उनसे सीखते रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट हर वर्जन में बेहतर होता जाएगा। पर अगर आप अपने दिमाग से ही सब तय करते रहेंगे तो आप एक ऐसे टावर में रहेंगे जो जमीन से कटा हुआ है और एक दिन गिर जाएगा। लेखक ग्राहक से सीखने की 3 रणनीतियां बताते हैं। 1. कस्टमर कॉन्वर्सेशंस, सीधे बात करो। डेटा नहीं, डेटा आपको बताता है कि लोग क्या कर रहे हैं, पर बातचीत आपको बताती है कि क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछो, आपने आखिरी बार कब ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदा? आपने उस प्रोडक्ट में क्या पसंद किया? अगर आपने कुछ बदला होता तो क्या बदलते? ये सवाल आपको उनकी मोटिवेशंस, फ्रस्ट्रेशंस और एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, जो किसी भी मार्केटिंग या प्रोडक्ट डिजाइन से ज्यादा कीमती होते हैं। 2. ऑब्जर्व, डोंट जस्ट आस्क। देखो वो क्या करते हैं। ग्राहक कभी कभी सही जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए देखो तो वो जो कहते नहीं वो भी समझ आ जाता है। उदाहरण, अगर कोई यूजर बार बार आपके ऐप के एक ही फीचर तक पहुंचने में गलती करता है तो इसका मतलब है कि यूआई में कुछ गड़बड़ है, भले ही वो खुद कहे कि सब ठीक है। 3. बिल्ड, मेजर, लर्न लूप बनाओ। मापो, सीखो। स्टार्टअप को एक मशीन की तरह सोचो जहां आप कुछ बनाते हो, फिर उसे टेस्ट करते हो, फिर उसमें सुधार करते हो। एक छोटा फीचर बनाओ, 20 लोगों को दो, देखो कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर जो सीखा उसे अगले वर्जन में डालो। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है, और जितनी बार आप इस चक्र को तेजी से घुमाओगे उतनी तेजी से आपका प्रोडक्ट बेहतर बनेगा। अध्याय के बीच में लेखक एक ऐसी स्टार्टअप की कहानी शेयर करते हैं जिसने 18 महीने एक फीचर पर काम किया क्योंकि फाउंडर को लगा लोग इसे चाहेंगे। जब वो फीचर लॉन्च हुआ तो 95% लोगों ने उसे कभी खोला ही नहीं। सिर्फ 5 इंटरव्यूज करते तो वो 18 महीने बच सकते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं, अपने आइडिया से प्यार मत करो, ग्राहक की समस्या से प्यार करो। क्योंकि आइडिया बदल सकते हैं, पर अगर आप सही प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो तो आप उसे हल करने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लेखक 3 सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। अगर मैंने बनाया है तो लोग खरीदेंगे, नहीं, जब तक वो समस्या सुलझती ना हो। लोगों ने हाँ कहा मतलब वो खरीदेंगे, नहीं, हाँ कहने और पैसा देने में फर्क है। मुझे खुद ये पसंद है तो दूसरों को भी होगा, शायद नहीं, ग्राहक आप नहीं है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आप जितना जल्दी और जितनी गहराई से ग्राहकों की जरूरतें समझते हो उतनी जल्दी आप मार्केट में फिट होते हो। और आखिर में लेखक कहते हैं, जो स्टार्टअप्स ग्राहकों की बातों को सबसे गहराई से सुनते हैं वही स्टार्टअप एक दिन वो कंपनी बनते हैं जिसकी बात पूरा मार्केट सुनता है। क्या आप भी अब फैंटेसी से बाहर निकलकर अपने ग्राहकों की सच्ची दुनिया में उतरने को तैयार हैं? अध्याय 8। क्या आपने कभी कोई स्टार्टअप का ग्रोथ चार्ट देखा है जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो? लगता है जैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स तालियां बजा रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये ग्रोथ असली है या सिर्फ शोर है? लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक चेतावनी से करते हैं। स्केल करने की जल्दी में मत भागो जब तक कि आपने रिपीटेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ मॉडल न बना लिया हो। कई स्टार्टअप्स जल्दी स्केल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बस और यूजर्स आ जाएं, बस और शहरों में लॉन्च कर दें, बस ज़्यादा ऐड चला दें। लेकिन अगर आपकी बेसिक मशीन ही खराब है तो स्केल करने से खराबी भी कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय में लेखक स्केलेबिलिटी को एक धारदार काटू कहते हैं, जो आपकी ग्रोथ को काट भी सकता है और आपको भी। इसीलिए वो 3 बेहद अहम सवाल उठाते हैं। 1. क्या आपके पास ग्रोथ का सिस्टम है या सिर्फ एक्सीडेंटल सक्सेस? बहुत बार कुछ चीजें एक बार तो चल जाती हैं, किस्मत, ट्रेंड, वायरल पोस्ट, पर क्या आप वही रिजल्ट हर हफ्ते, हर महीने दोहरा सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास सिस्टम है। अगर नहीं, तो आप सिर्फ भाग्य पर चल रहे हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि असली स्केलेबिलिटी एक रिपीटेबल सेल्स इंजन से आती है, यानी वो प्रक्रिया जिसे आप हर बार दोहरा सको और परिणाम लगभग वही आए। 2. क्या आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है? यहाँ लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, अगर हर ग्राहक लाने में 500 रुपए लगते हैं और वो सिर्फ 300 रुपए का प्रॉफिट लाता है तो आप हर सेल के साथ डूब रहे हैं। CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ग्राहक लाने में कितना खर्च। LTV, लाइफ टाइम वैल्यू, वो ग्राहक पूरे समय में कितना कमा कर देगा। अगर CAC ग्रेटर देन LTV तो आप तबाही की ओर जा रहे हैं, चाहे ग्रोथ कितनी भी दिख रही हो। स्केल तभी करना चाहिए जब CAC लेस देन LTV और वो डिफरेंस लगातार बढ़ रहा हो। 3. क्या आपने ऑपरेशंस को स्केलिंग के लिए तैयार किया है? स्टार्टअप्स अक्सर ग्राहकों की संख्या बढ़ा लेते हैं, पर सपोर्ट, डिलीवरी, सिस्टम सब फेल हो जाते हैं। ग्राहक आते हैं फिर नाराज होकर चले जाते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब सिर्फ ज्यादा ग्राहक नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम ज्यादा दबाव सह सके।
लेखक बताते हैं कि कैसे एक SaaS कंपनी ने अचानक 10 गुना यूजर्स का लोड ले लिया, लेकिन सर्वर क्रैश हो गया और कंपनी की साख गिर गई। उस स्केलिंग का नुकसान उससे मिली ग्रोथ से ज्यादा हुआ। फिर लेखक हमें एक फॉर्मूला देते हैं जिसे वो कहते हैं स्केलेबिलिटी रेडीनेस टेस्ट। 1. क्या आप एक प्रोडक्ट को कम लागत में और दोबारा बना सकते हैं? दूसरा, क्या आपकी सेल्स प्रोसेस एक टीम को सिखाई जा सकती है? 3. क्या आपकी सपोर्ट सिस्टम ऑटोमेशन या टीम एक्सपेंशन से मजबूत किए जा सकते हैं? अगर इन 3 में नहीं जवाब है तो रुकिए, पहले इन्हें हाँ में बदलिए, फिर स्केल करिए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली स्केलेबिलिटी 2 बातों से आती है। सिस्टमाइजेशन, हर चीज़ को इस तरह डिज़ाइन करना कि वो बिना फाउंडर की मौजूदगी के भी चले। मापनीयता, हर फैसले को डेटा से मापना, क्या ये निर्णय हमें स्केलेबल बना रहा है या नहीं। लेखक ये भी बताते हैं कि कई स्टार्टअप्स इस चक्कर में फंस जाते हैं कि अगर हम नहीं स्केल करेंगे तो कोई और कम्पीट कर लेगा, लेकिन कंपटीशन में हारने से बड़ा खतरा है गलत स्केलिंग में खुद को खत्म कर देना। अध्याय के अंत में लेखक फिर एक वाक्य दोहराते हैं जो बार बार गूंजता है, स्केलेबिलिटी तब वरदान बनती है जब आपकी मशीन सही चल रही हो, नहीं तो वो मशीन आपको ही कुचल देगी। तो सोचिए, क्या आप स्केल करने के लिए तैयार हैं या सिर्फ स्केल करने की भूख में भाग रहे हैं? अध्याय 9, एक आइडिया को कंपनी में बदलने के लिए विजन चाहिए, लेकिन उसे स्केल करने के लिए एक शानदार टीम चाहिए। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प प्रश्न से करते हैं, क्या आप एक ऐसा स्टार्टअप बना रहे हैं जहां लोग सिर्फ काम करने आते हैं, या एक ऐसा मिशन जहां लोग खुद को जोड़ते हैं? क्योंकि यही फर्क है एक एवरेज कंपनी और एक आइकॉनिक कंपनी के बीच। हर सफल स्टार्टअप के पीछे एक टीम होती है जो सिर्फ स्किलफुल नहीं बल्कि उस मिशन के लिए कमिटेड होती है। लेखक इसे कहते हैं मिशन अलाइंड एग्जीक्यूटिव फोर्स। वे बताते हैं कि कैसे शुरुआती स्टेज में टीम छोटी होती है, लेकिन उस छोटी टीम की क्वालिटी पूरी कंपनी का डीएनए तय करती है। इसलिए शुरुआत में जिन लोगों को आप चुनते हो वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, कल के लीडर होते हैं। पहला सबक, हायरिंग का मतलब सिर्फ स्किल नहीं, विजन का मैच होना चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो ना सिर्फ काम जानते हो बल्कि ये भी जानते हो कि वो किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। लेखक इसे कल्चर कैरियर्स कहते हैं, यानी जो लोग कंपनी की वैल्यूज़ को अपने अंदर जीते हैं। फिर आता है हायरिंग का रूल, हायर स्लो फायर फास्ट। मतलब जल्दबाजी में लोगों को टीम में लाना स्टार्टअप को बर्बाद कर सकता है। हर गलत हायरिंग एक स्लो पॉइजन की तरह होती है। इसलिए लेखक कहते हैं किसी भी व्यक्ति को हायर करने से पहले पूछो, क्या ये इंसान टीम के डीएनए से मेल खाता है? क्या ये मुश्किल हालात में साथ खड़ा रहेगा? क्या ये सिर्फ जॉब कर रहा है या जर्नी से जुड़ना चाहता है? दूसरा सबक, संस्थापक को सबसे पहले खुद को लीडर बनाना होता है। टीम वो नहीं सुनती जो आप कहते हो, टीम वो फॉलो करती है जो आप करते हो। अगर फाउंडर खुद 100% कमिटेड नहीं है, खुद का टाइम और फोकस नहीं मैनेज कर पा रहा, तो टीम भी डगमगाएगी। यहाँ लेखक कुछ लक्षण बताते हैं एक मजबूत टीम लीडर के। स्पष्टता के साथ दिशा देना, गलतियों को स्वीकार कर पाना, समस्याओं को सुनना और हल करना, मुझे नहीं पता कह पाने की हिम्मत रखना। तीसरा सबक, टीम में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाना जरूरी है। कई स्टार्टअप्स में फाउंडर सब कंट्रोल करना चाहता है, हर निर्णय, हर छोटी बात, लेकिन ये माइक्रो मैनेजमेंट धीरे धीरे टीम को तोड़ देता है। लेखक सलाह देते हैं, एम्पावर पीपल टू ओन प्रॉब्लम्स नॉट जस्ट टास्क्स। जब टीम मेंबर्स को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वे सिर्फ काम नहीं करते, वो जिम्मेदारी उठाते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन लूप का महत्व। हर तेजी से बढ़ती कंपनी में गलतफहमियां, डुप्लीकेट काम और कन्फ्यूजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेखक 3 लेवल की कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 1. डेली स्टैंडअप्स, 15 मिनट में टीम सिंक में। 2. वीकली 1-1, हर सदस्य की प्रोग्रेस और दिक्कतें। 3. मंथली ओल्ड हैंड्स, पूरे मिशन का रिव्यू। इन साधारण सिस्टम से टीम फोकस में रहती है और हर कोई जानता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब आता है को फाउंडर्स का रोल। अगर आपके पास को फाउंडर है तो लेखक कहते हैं स्टार्टअप्स मरते हैं अधिक क्योंकि को फाउंडर के मुद्दे हैं बजाय मार्केट के मुद्दे हैं। को फाउंडर के बीच विश्वास और स्पष्ट जिम्मेदारियां जरूरी हैं। अगर रोल्स क्लियर नहीं हैं, अगर ईगो लड़ रहा है तो स्टार्टअप का दिल ही टूट जाता है। और अंत में टीम को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। लेखक बताते हैं कि स्टार्टअप की जर्नी में बहुत बार टीम थक जाती है, जल जाती है, बर्नआउट। यहाँ पे लीडर का काम होता है ये पूछना, क्या मेरी टीम सिर्फ काम कर रही है या वो प्रेरित है? क्या उन्हें पता है कि उनका योगदान कंपनी को कैसे बदल रहा है? एक साधारण डेवलपर जब समझता है कि उसका कोड किसी बच्चे की जिंदगी बदल रहा है तो वो सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो इनक्रेडिबल एनर्जी से काम करता है। इस अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं द बिगेस्ट मोट फॉर अ स्टार्टअप इज नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स अ मिशन ड्रिवन टीम दैट रिफ्यूजेस टू गिव अप। तो खुद से पूछिए,
क्या आपकी टीम सिर्फ जॉब कर रही है या मिशन को जी रही है? क्योंकि आइडिया अच्छा हो या बुरा, उसे असली कंपनी में बदलने वाली मशीनरी आपकी टीम ही है। अध्याय 10। एक स्टार्टअप शुरू करना कठिन है, लेकिन उसे स्केल करना एक पूरी नई पहेली है। लेखक इस अंतिम अध्याय की शुरुआत एक चेतावनी से करते हैं। बहुत से स्टार्टअप्स तब मरते हैं जब वे उड़ान भरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम एक छोटे स्टार्टअप को कामयाब बनाता है, वही सिस्टम स्केलिंग के वक्त टूटने लगता है। यहाँ से शुरू होती है असली जटिलता। लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, कस्टमर बेस बढ़ता है, सिस्टम लोड सह नहीं पाते और फाउंडर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब हर जगह संभव नहीं रहती। लेखक इसे कहते हैं फ्रॉम फाउंडर रन टू सिस्टम रन, यानी अब वक्त है कंपनी को ऐसा सिस्टम बनाने का जो आपके बिना भी चले और तेजी से आगे बढ़े। पहला सबक, स्केलिंग के लिए ऑटोमेशन और प्रोसेस जरूरी है। स्टार्टअप की शुरुआत में सब कुछ हाथ से होता है, लेकिन अब रिपीट होने वाले काम ऑटोमेट करो, डेटा से डिसीजन लो, अनुमान से नहीं। कस्टमर सर्विस, एचआर, ऑपरेशंस जैसी चीज़ों में स्पष्ट एसओपीज बनाओ। लेखक इसे बिल्ड फॉर रिपीटेबिलिटी कहते हैं। अगर हर बार कोई काम दोबारा सोच करना पड़े तो आप स्केलेबल नहीं हो। दूसरा सबक, प्रोडक्ट को स्केल करने का मतलब है कोर को स्टेबल रखना, एज पर एक्सपेरिमेंट करना। स्टार्टअप जब ग्रो करता है तो अक्सर नई फीचर्स, नई मार्केट्स और नई कैटेगरीज की तरफ भागता है, लेकिन लेखक कहते हैं नेवर कॉम्प्रोमाइज द कोर। कई कंपनियां इस लालच में गिरती हैं कि वे हर जगह फैल जाएं और अंत में मूल चीज ही बिखर जाती है। इसलिए 80% रिसोर्स उस चीज को सुधारने में लगाओ जो आज आपको चला रही है। 20% रिसोर्स प्रयोग में लगाओ, नई प्रयोग, नई सेगमेंट, नई चैनल्स। तीसरा सबक, स्केलिंग का असली राज, डेटा और डिबिंग। हर बड़ी कंपनी के पास एक डेटा सेंट्रिक माइंडसेट होता है। क्या आप जानते हो कि यूजर कब आता है, कितना रुकता है, कहाँ ड्रॉप होता है? क्या आप हर हफ्ते अपना कस्टमर रिटेंशन रेट, CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ट्रैक करते हो? लेखक सलाह देते हैं व्हाट यू डोंट मेजर यू कांट स्केल, यानी नंबर ही आपकी सच्चाई है। चौथा सबक, फाउंडर को अब CEO बनना होगा। स्टार्टअप के शुरू में फाउंडर एक ऑलराउंडर होता है, कोडिंग करता है, कस्टमर सपोर्ट करता है, सेल्स मीटिंग करता है। लेकिन स्केलिंग के इस फेज में उसे एक असली CEO बनना होगा। अब उसका काम होता है विजन तय करना, सही लीडर्स को हायर करना, बोर्ड, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के साथ रिश्ते बनाना और कंपनी की संस्कृति को मजबूत करना। ये बदलाव आसान नहीं होता। लेखक इसे द फाउंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहां एक क्रिएटर अब एक बिल्डर बनता है। पांचवां सबक, कल्चर का विस्तार, ना कि बर्बादी। स्केलिंग के समय सबसे बड़ा खतरा है संस्कृति का टूटना। नई भर्तियां, नई टीमें, अलग अलग सोच। अगर कल्चर कमजोर हुआ तो अंदर से दरारें शुरू हो जाती हैं। लेखक सुझाव देते हैं ऑन बोर्डिंग को मजबूती से डिजाइन करो, वैल्यूज को सिर्फ वॉल पर नहीं, मीटिंग्स में जियो। हर फैसले में कल्चर का टेस्ट हो, क्या ये हमारे सिद्धांतों से मेल खाता है? और अंत में आता है स्टार्टअप से संस्थान बनने की यात्रा। लेखक कहते हैं एक स्टार्टअप बनाना आर्ट है, एक कंपनी बनाना साइंस है और एक संस्थान बनाना विरासत है। जब आपकी कंपनी स्केल होकर एक ऐसी जगह बनती है जहां लोग अपना सपना पूरा करने आते हैं, जहां युवा टैलेंट अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है और जहां ग्राहक भरोसे से जुड़ते हैं, तब आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, आपने एक लेगेसी बनाई। यही लेखक इस किताब की यात्रा को विराम देते हैं, एक साधारण आइडिया से एक असाधारण संस्थान तक की यात्रा। और अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक मूवमेंट? क्या आप सिर्फ एक टीम चला रहे हैं या एक संस्कृति? क्या आप सिर्फ एक स्टार्टअप चला रहे हैं या एक इतिहास गढ़ रहे हैं? अगर इस पूरी समरी ने आपके अंदर कोई चिंगारी जगाई है, अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ बिजनेस नहीं जिंदगी को भी बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और ऐसे ही कंटेंट के लिए अध्यायी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही है वो जंक्शन जहां हर किताब बनती है एक नई दिशा। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग।